ये जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट था या जो बीजेपी की लहर हम देख रहे थे यूपी में 2014 में, 17 में, 19 में, वो लहर अब पलट गई है, दूसरी जानिब वो लहर चल रही है। तो मेरा अंदाजा ये है कि इन दोनों फेसिस में जो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बनाया है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पार्टियों का, वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पर उन्होंने आरएनडी जो आमतौर पे जाटों की पार्टी कही जाती है उनसे गठबंधन में है, ईस्ट यूपी में वो ओबीसी के साथ गठबंधन में है। तो फर्स्ट एंड सेकंड फेज की 113 सीटों में से 58 से 60 62 सीटें तक ये लोग जीत रहे, ये गठबंधन जीतने की उम्मीद रखता है। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस वक्त 5 राज्यों में इलेक्शन का माहौल है और सबकी नजर खास तौर पर उत्तर प्रदेश में है। 2 मरहलों की पोलिंग हो चुकी है। खास तौर पर जिस इलाके को कहा जा रहा था किसानों का इलाका, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, उसमें पोलिंग हो चुकी है काफी हद तक, और अभी 5 और मरहले हैं जिनमें वोटिंग होना बाकी है, लेकिन एक ट्रेंड किस्म का सामने नजर आ रहा है। इसके अलावा पंजाब में क्या सूरत हाल है, उसमें किस तरह की बीजेपी कैंपेन चला रही है, उससे उनकी घबराहट जाहिर हो रही है। इसके अलावा भी जो 5 राज्य हैं उन पर भी हम थोड़ी बहुत बात करेंगे। आज मेरे साथ खास मेहमान हैं तस्लीम रहमानी साहब, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, जो प्रेसिडेंट हैं मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के और एसडीपीआई के नेशनल सेक्रेटरी रह चुके हैं और सियासत में समाजी कामों में काफी सरगर्म रहते हैं। तस्लीम रहमानी साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आपने समय दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि इस वक्त खास तौर पर उत्तर प्रदेश का इलेक्शन कहां तक पहुंचा, क्या कुछ इशारे हैं, क्या हालात हैं, आप इसको अब तक के हालात और आने वाले हालात को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया काजमी साहब। देखिए 7 फेसिस में इलेक्शन यूपी का होने वाला है, उसमें से 2 फेस की 113 सीटों का चुनाव हो गया। 403 सीटें यूपी में है, 113 का चुनाव हो चुका है। 20 तारीख को 59 सीटें फिर जा रही हैं पोलिंग में और इस तरीके से 7-5 तक इंतखाब का सिलसिला चलेगा। 10 मार्च को रिजल्ट सभी जगह का आएगा। ये जो 2 फेसिस का इलेक्शन हुआ है ये पूरा वेस्टर्न यूपी है, नॉर्थ वेस्टर्न यूपी है जो सहारनपुर से लेके और इधर बागपत तक आता है, और फिर साउथ वेस्टर्न यूपी है जहां आगरा और मथुरा जैसी सीटें हैं। तो इन सब जगहों पर हो गया और इत्तेफाक से ये पूरी की पूरी किसान बेल्ट कहलाई जाती है। इसमें से नॉर्थ वेस्ट जो है वो तो खुसूसन गन्ना बेल्ट कहलाती है, बाकी सबको कॉमनली किसान बेल्ट कहते हैं। किसानों का जो मूवमेंट था उसने एक बहुत बड़ा रोल इसमें प्ले किया है। बैलेट यानी ईवीएम में जो वोट पड़ा है उसमें एक बड़ी मखसूस बात यह है कि पोलिंग परसेंटेज पहले फेज में पिछले इलेक्शन के मुकाबले में 3% कम था। ये बड़ी खास बात है। और दूसरे फेज के इलेक्शन में 5% पोलिंग कम हुआ है। तो कम पोलिंग का होना इस बात को इंडिकेट करता है कि प्रेजेंट एस्टैब्लिशमेंट से लोगों में कहीं ना कहीं मायूसी है, तो वो वोट निकला नहीं। प्लस अर्बन वोट तो हमेशा ही कम निकलता है, गांव का वोट बहुत बड़ी तादाद में निकला। तो हम ये देखते हैं कि पिछली बार जो तबका बहुत जोश में था उसका पोलिंग परसेंटेज बहुत कम हुआ, वो बड़ा मायूसी का शिकार था। और जो तबका पिछली मर्तबा मायूसी का शिकार था उसका पोलिंग परसेंटेज 70 to 80% तक हुआ। तो एक तरफ से पोलिंग 70 to 80% हुआ, दूसरी तरफ पोलिंग 50 to 60% तक हुआ, जिसकी वजह से दरमियान में 60% और 65% के पोलिंग हमको दिखाई दे रहे हैं। इससे नतीजा अख्ज़ करना निस्बतन आसान है कि जो बीजेपी का ट्रेडिशनल वोट था या जो बीजेपी की लहर हम देख रहे थे यूपी में 2014 में, 17 में, 19 में, वो लहर अब पलट गई है, दूसरी जानिब वो लहर चल रही है। तो मेरा अंदाजा ये है कि इन दोनों फेसिस में
जो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन बनाया है मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ पार्टियों का, वो बड़ा स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पर उन्होंने आरएलडी जो आमतौर पे जाटों की पार्टी कही जाती है उनसे गठबंधन में है। ईस्ट यूपी में वो ओबीसी के साथ गठबंधन में है। तो फर्स्ट एंड सेकंड फेज की 113 सीटों में से 58 से 60 62 सीटें तक ये लोग जीत रहे, ये गठबंधन जीतने की उम्मीद रखता है। अब जाहिर है कि इसमें जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यूपी की पॉलिटिक्स में होता है वो बीएसपी का होता है। वो बड़ी खामोश है। वो खामोशी असल में तशवीश का सबब वही एक खामोशी है कि वो वोटिंग तो कर रहे हैं, बड़ी टेक्निकली उनकी वोटिंग हो रही है, लेकिन वो किस अंदाज से वोटिंग कर रहे हैं ये मायावती ने अपने पत्ते अभी, यानी ये हद है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है इस इलेक्शन में कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर है उसका कैंपेन और उसकी वोटिंग भी, दोनों चीजें बहुत साइलेंटली हो रही हैं और वो किस डायरेक्शन में जा रही हैं उसका अंदाजा ठीक से हो नहीं रहा और इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा इलेक्शन पे कि वो किस डायरेक्शन में जाते हैं। तो ये अब तक की सूरत हाल यूपी की मुझे महसूस होती है। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। चूंकि वो हाथी वाला वोट तो बहुत बड़ा एक चंक होता था और बड़ा फैसलाकुन होता था, उसके बारे में आप कह रहे हैं कि वो खामोश हैं। तो अभी आमतौर पर इलेक्शंस के रिजल्ट्स कुछ परसेंट, 5-7% भी इधर उधर होने से भी पार्टियां हुकूमत से बाहर हो जाती हैं। अब तक का जो ट्रेंड है, आप नतीजे को किस तरह से देख? देखिए, उत्तर प्रदेश में 2017 का असेंबली इंतखाब में 40% वोट था बीजेपी के हाथ में और वो अब तक की आजाद हिंदुस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा वोट था जो बीजेपी ने लिया था, जो किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी को एक देती है, इतना बड़ा था। और 2019 के लोकसभा इंतखाब में वो बढ़ के 50% तक हो गया था। हिस्टोरिकल वोट था जो बीजेपी ने लिया था। लेकिन अब जो वो सूरत हाल है, तो लोग ये कहते हैं कि भाई अगर 40% असेंबली में वोट था तो कितना कम होगा, 10% कम हो जाएगा, 15%। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। बीजेपी का जो बेस वोट रहा है हमेशा, 91 में पहली बार सरकार बनाई थी बीजेपी ने, एक कोलिशन गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाई थी पहली बार। तो 1991 से लेके और 2017 तक मुस्तकिल बुनियादों पे जो स्टेगनेंट वोट बीजेपी का था वो 12 से 15% था बेस वोट, जो जंप करके 40% हुआ था। उसके रीजंस थे उस वक्त, जो जो पोलराइजेशन था। तो ये वोट वापस आ रहा है, मेरे अंदाजे से ये वोट 20% के आसपास तक वापस आ रहा है। तो जो 17 के मुकाबले में ये वोट 50% रह जाएगा और 19 के मुकाबले में 60% कम हो रहा है ये वोट। और ये हो रहा है इसलिए कि पहले इन्होंने 2017 में एक वोट को आइसोलेट किया, जो एक्सपेरिमेंट था। मुस्लिम वोट को बिल्कुल आइसोलेट और मार्जिनलाइज किया था, कोई एलाई नहीं था मुस्लिम वोट का। और बाकी सारा का सारा वोट इन्होंने पोलराइज किया। तो मार्जिनलाइज किया एक वोट को, पोलराइज किया बाकी सारे वोट को। इसकी वजह से वो पोलिंग परसेंटेज बढ़ा। जो समाजवादी पार्टी और बीएसपी का अलायंस हुआ 2019 के इलेक्शन में, उसमें मैक्सिमम वोट बीजेपी की तरफ इसलिए गया कि जहां समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट था वहां बीएसपी का सारा वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी को, और जहां बीएसपी का कैंडिडेट था वहां समाजवादी पार्टी का सारा वोट ट्रांसफर हुआ बीजेपी को। तो इन दोनों जानिब से वोट ट्रांसफर होके वहां गया। प्लस ओबीसी ऑलरेडी जो छोटी पार्टियां था, महान दल था, अपना दल था, निषाद पार्टी थी, सुहेल देव पार्टी थी, ये सब की सब भी बीजेपी के साथ खड़ी थी। तो वो सारा ओबीसी का वोट उधर चला गया। इस वजह से पोल परसेंटेज बढ़ा, वो सारा वोट वापस आ गया वहां। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये 20% के आसपास में इस वक्त रह सकते। यानी बीजेपी के हारने का रास्ता आप देख रहे हैं? बिल्कुल क्लियर है, इसमें मुझे तो कोई भी शक नहीं है। अवामी वोट के एतबार से बीजेपी हार रही है, इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। आखिर के वक्त में एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप के साथ टेक्निकली वो क्या ट्रिक अपनाते हैं, जैसे बिहार में किया गया, वो एक अलग बात। बिहार में भी अवाम ने बीजेपी और एनडीए के गठबंधन को
अपने वोट के जरिए हरा दिया है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने टेक्निकली एडमिनिस्ट्रेटिव मदद लेके सरकार बनाई। इसी तरीके से यूपी में भी अवाम हरा रहे हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन और टेक्निक्स की मदद लेके क्या करते हैं, ये 10 मार्च को देखें। अच्छा, इस दौरान ये 2017 के बाद में अब तक जो इश्यूज आए हैं, पहले तो सीएए, एनआरसी, उसमें खास तौर पर मुसलमानों की तरफ से प्रोटेस्ट, खास तौर पर मुसलमान खवातीन की तरफ से, लेडीज की तरफ से बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि पूरे लखनऊ में घंटाघर पे एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था। उसके उस वक्त भी ऐसा लग रहा था जब वो प्रोटेस्ट करने वालों को कुर्कियां भेजी जा रही थी और एक तरह से पूरी तरह से घेरा जा रहा था उन लोगों को जो बीजेपी के खिलाफ हैं। लेकिन अब 1 साल के किसान आंदोलन के बाद जिस तरह से किसानों ने हिंदू मुस्लिम एकता की बात भी की और साथ साथ राकेश टिकैत बार बार ये कह रहे हैं, अपने लोगों को होशियार कर रहे हैं कि ये 2.5 महीने के लिए सरकारी मेहमान आया है, हिंदू मुसलमान जिन्ना पाकिस्तान, इससे आप होशियार रहें, इसके फंदे में ना फंसें। ऐसी अब जो सूरत हाल बनी है, अब मुसलमानों का वोट किस तरह से और आमतौर पर क्या कुछ एक ये जो तब्दीली है सिनेरियो में, उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, किसान मूवमेंट का फैक्टर तो अपने आप में फैसला कुन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दोनों फेसिस में किसान थे और मुसलमान थे, और मतलब मेजर जो कंसीडरेबल चंक है वो यही था, और इनमें कहीं कोई लिफ्ट नहीं, मुझे तो दिखाई नहीं दिया। जाटों को कहा जा रहा था कि मुस्लिम कैंडिडेट को वो वोट नहीं करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। जाटों ने मुसलमानों को वोट किया, और मुसलमानों का तो कोई सवाल ही नहीं, उनका तो 100% वोट ट्रांसफर हुआ जाट कैंडिडेट्स को। तो ये कॉम्बिनेशन, एक बड़ी दूसरी खास बात यह है कि देखिए, इस रीजन में, वेस्ट यूपी में, जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन 1970 में बना था, जब डॉक्टर फरीदी ने मुस्लिम मजलिस बनाई थी और चरण सिंह ने बीकेडी बनाई थी, भारतीय लोकदल। तो ये बीकेडी और मुस्लिम मजलिस का बनाया हुआ जो गठबंधन 70 में कायम हुआ, वो चलता आ रहा था 2009 तक, बहुत स्ट्रांग था। 9 के बाद उसमें थोड़ा सा डेंट पड़ना शुरू हुआ था, और 13 का जो मुजफ्फरनगर का फिसाद हुआ, उसमें वो बिल्कुल अलग हो गया, जिसके नतीजे में बीजेपी को 14 में और 19 में बड़ा फायदा हुआ, और 17 में भी फायदा हुआ उसके नतीजे में। लेकिन अगर आप ये किसान मूवमेंट न भी चला होता, तो मैं ये बात कह सकता हूं कि इस बार जाट और मुस्लिम वोट कंबाइन होता। उसकी वजह है, वो कॉम्बिनेशन बना था, उसके फवायद जाटों को और मुसलमानों को दोनों को थे। वो जब उन्होंने उसको आदत हो गई थी तो उसको महसूस करना बंद कर दिया था। लेकिन 2013 में जब इस कॉम्बिनेशन को तोड़ा गया, तो अगले 5-6 साल में इस अलायंस के टूटने का जाट कम्युनिटी को जो नुकसान हुआ, वो पैल्पेबल हो गया। उनको महसूस हो गया कि इस इलाके में मुसलमानों से अलग रह के उनकी ज़राअत और उनका कारोबार और उनकी जो बातचीत चल रही थी, वो बहुत बुरे तरीके से इफेक्टेड हुई। प्लस जो जाट लीडरशिप है, वो लीडरशिप बीजेपी में जाके ऐसी घुली मिली कि उनकी अपनी कोई शनाख्त बाकी नहीं रही। इस इलाके में जाट अपनी शनाख्त के साथ जिया है, और बीजेपी में जाके वो शनाख्त खत्म हो रही थी। तो अगर किसान मूवमेंट न भी खड़ा हुआ होता, तो जाटों ने उन नुकसानात को महसूस कर लिया था जो इस कॉम्बिनेशन के टूटने से हुए थे। ये एक बड़ा रीजन है कि किसान मूवमेंट ने उसको और कंसोलिडेट किया। तो आज जो ये बना है कॉम्बिनेशन, ये उसकी बुनियाद पर ये फर्क पड़ा है। ये मेरा अंदाजा है। जहां तक सीएए का ताल्लुक है, उसको तो कम्युनलाइज किया इन्होंने। हालांकि वो एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट था, लेकिन इन्होंने उसको कम्युनल एंगल दिया, और उसमें भी सेकुलर और सोशलिस्ट फोर्सेस तो उसके साथ में खड़ी थी ही, उस वक्त भी खड़ी थी। लेकिन जुल्म जितना किया, दूसरे जाटों का एक बड़ा मुद्दा ये तो इश्यूज थे, किसान के जो 3 बिल थे, इनके अलावा वहां ग्राउंड पे इश्यूज थे। एक बहुत बड़ा इशू जाटों का जो था, जो सामने नहीं लाया गया, और जो अब इलेक्शन के दौरान उन्होंने बात की, वो ये था कि जाटों के लड़कों को नौकरियां नहीं मिली। और जाट का तरीका यह है कि जमीन से जो फसल से, जो खेती से पैसा मिलता है, वो तो वो बचा के रखता है या डेवलपमेंट में लगता है, और जो नौकरी में जाता है, फौज में जाता है, पुलिस में जाता है, या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन में जाता है, उस तनख्वाह से घर चलाते हैं।
तो अब अगर लड़कों को नौकरियां नहीं मिली, इम्तिहान पे इम्तिहान होते रहे, नौकरी मिली नहीं और उम्र निकल गई उनकी नौकरी की, तो ये तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ जाटों को कि उनके लड़कों को नौकरियां नहीं। ये एक इशू था। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये था कि इन्होंने जबीहा पे जो पाबंदी लगाई है, उसके नतीजे में खेतों के अंदर बिजार और सांड और भैंसे और गायें और नील गाय जो खड़ी रहती है, उसने फसलों को तबाह कर दिया। तो उसके फसल की तबाह, यानी एक तरफ तो नौकरी नहीं मिली, दूसरी तरफ जो फसल है उसको जानवर बर्बाद कर रहे हैं और ये उसे काटने नहीं। इन दोनों चीजों ने जाट को बहुत ज्यादा मुतासिर किया और ये दोनों इशू थे जिसने अपना काम इलेक्शन में किया है। अच्छा, इस सूरत हाल में अब बीजेपी की कैंपेन के जो खास मुद्दे हैं, पॉइंट्स हैं, जिसमें योगी जो है वो किस तरह से कह रहे हैं, वो 80-20 को डिफाइन करने की बात दोबारा शुरू की, और उसके अलावा मोदी जी के भी जो कुछ नई बातें सामने आ रही हैं। अमित शाह भी ऐसे उनके फोटो सामने आए कि वो थके हुए बैठे हैं और परेशान हाल हैं। तो इस घबराहट में बीजेपी क्या कुछ कर सकती है? चूंकि कुछ ऐसी भी वो आ रही हैं कि यूपी इलेक्शन के में अगर बीजेपी हार जाए, जिसके इम्कान ज्यादा हैं, तो उसके बाद ज्यादा होशियारी से बाकी वक्त गुजारने की जरूरत है। वो क्या कुछ है? देखिए, वो तो सही है, इनमें फ्रस्ट्रेशन तो दोनों फेज का पोलिंग देख के जितना हम और आप जानते हैं और अंदाजा करते हैं, उससे ज्यादा अंदाजा उनको है कि क्या होगा दो फेसेस में। जबान बदल गई, आप देखिए, और जबान में सख्ती आई है। यानी इलेक्शन कमीशन के जो जाब्ते हैं उनकी खिलाफ वर्जी करते हुए खुद वजीर आजम ने कानपुर की रैली में ये कहा, नाम तो गोवा का लिया लेकिन निशाना उत्तर प्रदेश के ऊपर था कि गोवा में तृणमूल कांग्रेस हिंदुओं के वोट तकसीम कर रही है और किसका वोट जोड़ रही है इसका अंदाजा करें। तो इसका सीधा निशाना यूपी की तरफ था कि यूपी में हिंदू वोट तकसीम हो रहा है, मुस्लिम वोट इकट्ठा हो रहा है। तो ये बात वजीर आजम की तरफ से एक इलेक्शन रैली में कहना अपने आप में ज़ाब्ता शिकनी है इलेक्शन कमीशन के कवानीन की। इसी तरीके से अचानक योगी की जबान पे गज़वा हिंद चला आया कि गज़वा हिंद हो रहा है। तो ये बयानात अब कोई इनका कोई इम्पैक्ट नहीं रह गया। उत्तर प्रदेश के नहीं, पूरे मुल्क के लोग समझते हैं कि 1990 से लेके आज तक बीजेपी ने सिर्फ फिरका वाराना पोलराइजेशन के जरिए इलेक्शन जीते हैं और अब ये कार्ड जो है जमीन पर चल नहीं रहा है। वो चाहे जितना इसको बढ़ाने की कोशिश करें, फ्रस्ट्रेशन में जितना ये ऐसी बातें करेंगे उसका नुकसान ही पहुंचेगा। तो अब ओवरऑल हम उस पर आपसे बात कर लेते हैं। 5 स्टेट्स में इलेक्शन हो रहे हैं। यूपी सबसे अहम समझा जा रहा है, उसके बहुत सी और अहमियत है सियासी। इन पांचों स्टेट्स में, खासतौर पर पंजाब और उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा, इन सब में आप क्या देख रहे हैं? एक ओवरऑल सिनेरियो अगर आप कुछ बता सकते। देखिए, पंजाब में 20 तारीख को इलेक्शन है, 14 को होना था लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु रविदास जयंती की वजह से वो नहीं होगा। पंजाब में बीजेपी जब प्राइम मिनिस्टर की पहली विजिट हुई थी, तब ये साफ हो गया था कि बीजेपी को वहां खाता भी खोलना मुश्किल है। और अब गए हैं, कल वजीर आजम वहां पगड़ी लगा के, अब अमित शाह भी गए, तब से गए नहीं। तो वहां कैप्टन अमरिंदर के कंधे पे बंदूक रख के बीजेपी चलाना चाहती है लेकिन चल नहीं रही है। तो पंजाब में ये बात तो बिल्कुल तय है कि एनडीए और बीजेपी का वहां कोई भी स्टेक नहीं है। इलेक्शन कैंपेन है, कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन कुछ हासिल नहीं होना। मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हो रहा है वहां। अब वो बहन बहन किस तरीके से कौन जीतता है वो एक अलग बात है। बीजेपी नहीं है, ये तय है। अब गोवा को आ जाइए। गोवा में पोलिंग कल हो चुका 40 सीटों का। गोवा में सूरत हाल ये है कि बीजेपी इससे पहले 2017 में भी दूसरे नंबर की पार्टी थी। कांग्रेस ने वॉक ओवर दिया था कि उन्होंने जोड़ तोड़ करके एक सरकार बना ली। रात में 2 बजे उनकी हलफ बर्दारी हुई थी। आनंदीबेन वहां पर हुआ करती थी गवर्नर। आपको याद होगा 2-2:30 बजे रात को पहली मर्तबा की हुकूमत की हलफ बर्दारी हुई थी। इतना जोड़ तोड़। ये सूरत हाल अब पहले से ज्यादा वर्स है, इसलिए कि आप देखिए मोहन जो पारेकर जो पहले थे, उनका बेटा नाराज है और वो इंडिपेंडेंट कंटेस्ट कर रहा है और वो कह रहा है कि जितना करप्शन इन 5 साल में गोवा बड़ी
पुरअमन स्टेट है, वहां पर लोग बहुत एंजॉय करके जिंदगी जीते हैं, वहां इतना करप्शन हुआ है कि लोग अब बीजेपी से तंग है। तो वहां किसी कॉम्बिनेशन की सरकार भी बने, बीजेपी की सरकार आने की कोई तवक्को नहीं है। पंजाब में तो अभी भी बीजेपी की नहीं है, गोवा बीजेपी के हाथ से जा रहा है। अब बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट से मिली हुई उत्तराखंड है, जहां कल इलेक्शन हो चुका, वहां की 70 सीटों पर कल पोलिंग हुआ। वहां पर 3 मर्तबा इन्होंने चीफ बदला है। पार्टी के अंदर इतनी बिखरिंग है बीजेपी के अंदर कि 3 मर्तबा 5 साल में चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा, और इलेक्शन से 3 महीने पहले इन्होंने एक नौजवान लड़के को, वहां पुष्कर सिंह धामी को चीफ मिनिस्टर बनाया। ऐसी सूरत हाल में यह अंदाजा हो रहा है कि इंटरनल बिक्रिंग पार्टी की और मिस गवर्नेंस, खासतौर पे पहाड़ों को, और एक बहुत बड़ा जो उत्तराखंड का है वो है, जो ये कैराना में इल्जाम लगाते थे ना, पलायन, हिंदुओं का पलायन हो रहा है, हिंदुओं का पलायन हो रहा है। आज उत्तराखंड का इलेक्शन का मेन इश्यू है पलायन। जो पहाड़ों से पे रहने वाला हिंदू है, उसको हिजरत करनी पड़ रही है, इसलिए कि वहां रोजगार नहीं है उसके पास, खेती नहीं है उसके पास, और इनकी सरकार ने 5 साल वहां की इस हिजरत को रोकने की, इस परेशानी को दूर करने की कोई कोशिश नहीं की। उसके खिलाफ वोट पड़ रहा है, और कांग्रेस को इलेक्शन जीतने की पोजीशन पे पूरे तौर पर मौजूद है। देखिए, 2 स्टेट हाथ से तीसरी स्टेट आती है मणिपुर, इसमें 23 तारीख को और 3 तारीख को इलेक्शन होगा। वहां की 60 सीटें हैं, छोटा सा स्टेट है, वो भी 2 हिस्सों में बटा हुआ है, एक पहाड़ी इलाका है, एक मैदानी इलाका है, और वो ट्राइबल स्टेट है, पूरे तौर पर ट्राइबल है, क्रिश्चियन ट्राइबल्स है वहां पर। उनको बीजेपी वहां पर 2 सीटें पहले दी थी। अभी बीजेपी के तमाम लोग निकल के कांग्रेस में आ गए वहां पर, और जो एनपीपी वहां का जो एक ग्रुप था, वो अभी सरकार में एनडीए का पार्ट बन के हुकूमत चला रहा था। लेकिन अब एनपीएफ, नागा पीपल्स फ्रंट के नाम से वहां दूसरा एक ग्रुप भी आया है, जो पहले भी सरकार में रहा है, और इस मर्तबा उसके चांस बहुत ज्यादा हैं। और ये मैं बता दूं कि मणिपुर में भी तकरीबन 13% की मुस्लिम पॉपुलेशन है, जो मैदानी इलाकों में रहती है, पहाड़ों पे नहीं रहती। वो पूरा का पूरा कंसोलिडेशन हो रहा है कांग्रेस की तरफ। तो मणिपुर हाथ से जा रहा है, उत्तराखंड हाथ से जा रहा है, गोवा हाथ से जा रहा है, पंजाब में मौजूद नहीं है, और उत्तर प्रदेश में बैन है, बेईमानी करके हुकूमत बनाई तो बनाई, वरना बीजेपी की सरकार वहां पर बनती। क्या हंग असेंबली आएगी वहां, एक हंग असेंबली आई यूपी में, और मजबूर सरकार बन सके, इसकी तरफ उत्तर प्रदेश जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर तस्लीम रहमानी साहब, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड के दर्शकों के लिए वक्त निकाला, और एक जो ओवरऑल आपने सिनेरियो बताया वो काफी अहम है। उत्तर प्रदेश में मैं एक दर्शकों को याद दिला दूं कि ये जो ग़ज़वा-ए हिंद एक लफ्ज चलाया जाता है, जिसका रहमानी साहब ने जिक्र किया, ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे एजेंसियों ने शुरू किया था इंडियन मुजाहिदीन, जिसका कोई अता पता नहीं मिला, और उनके सारे मुकदमे गिरते चले गए अदालतों में। ये ग़ज़वा-ए हिंद एक नाम चलाया गया है। मेरा अपना अंदाज है कि एजेंसियों ने चलाया है। सभी को होशियार रहने की जरूरत है, इसके बारे में कहीं कोई बात ना करे किसी वजह से भी। कुछ जज्बाती लोग होते हैं जो लफ्जों में फंस जाते हैं, और उसका नतीजा बुरा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तस्लीम रहमानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।